नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। और आज हम आ गए हैं कक्षा 7 का, ये हमारी दुनिया बुक है और इत्तेफाक से अध्याय भी इसका 7 ही है। और ये है क्या, जीवन का आधार पर्यावरण। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है पर्यावरण के बारे में। आज हम लोग जीवन का आधार, किस तरह से हम पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन का जो आधार है जिस पे हम टिके हुए हैं वो हमारा क्या है, पर्यावरण है। तो कैसे है इसको आज के इस क्लास में जानेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अबाउट सेक्शन को जाके एक बार विजिट करें और आप अच्छी तरह से जान लें कि आपको इस चैनल से क्या कुछ मिलने वाला है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीमा अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। सीमा नाम की कोई लड़की है जो अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। उसके बारे में कुछ कहानी लिखा हुआ है, लेकिन वो हमारे इस पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। घर से बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, बाग, बगीचे उसे सुंदर लग रहे थे। जब आप अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो खेतों में जो फसलें लगी होती है वो दिखने में आपको बहुत सुंदर, बहुत ही मनोरम, बहुत ही प्यारा लगता है। उड़ती चिड़ियाँ, खिले फूल उसे लुभा रहे थे। धीरे धीरे चल रही ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो बहुत खुश थी इन सब चीज़ों से। दोनों शहर पहुँचे, मतलब सीमा और उसके पिताजी दोनों अब शहर पहुँच गए। बस से उतरकर उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। बड़ी बड़ी सजी दुकानें, सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल देखकर वह सोच रही थी, क्या शहर ऐसा होता है। उसने कभी शहर नहीं देखा था, तो उसने शहर में स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, सभी लोग इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे थे, तो उसे लग रहा था कि शहर ऐसा ही होता है। अचानक उसका ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया। वहाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ कतार में खड़ी थी। गाड़ियों का धुआं चारों ओर भरा हुआ था। सीमा की आंखों में जलन होने लगी तथा उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ, अभी तक तो सीमा बहुत खुश थी कि शहर में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल से लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं। लेकिन जब उसकी गाड़ी किसी रेड लाइट पे, लाल बत्ती पे जाके रुक जाती है और उसके बाद जब उसको परेशानी होने लगा, किस चीज़ का परेशानी होने लगा, स्टार्ट गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो जब आप पहली बार शहर जाएंगे तो आपके आंखों में बहुत लगेगा। जो शहर में पहले से रह रहे हैं वो उसके लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको नहीं लगता है, लेकिन नुकसान उनको भी वो धुआं उतना ही करता है जितना आपको हमको करता है। लेकिन जब हम पहली बार उस धुआं से रूबरू होते हैं तो हमको थोड़ा जलन अधिक होता है। उसने पिताजी से गमछा मांगा तथा अपने मुंह, नाक एवं आँखों को ढक लिया। क्या किया, सीमा ने अपने पापा से गमछा लेके और अपने पूरे नाक मुंह सबको बंद कर लिया, ढक लिया। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की तेज आवाज़ उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। गांव में तो गाड़ी की आवाज़ नहीं होती है, लेकिन वहाँ तो गाड़ियों के इंजन का साउंड अलग होता है और फिर हॉर्न जो बजते हैं उसका साउंड अलग होता है। उससे वो परेशान थी। लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। सीमा ने पिताजी से पूछा, पिताजी गांव में तो मुझे ऐसा नहीं होता था, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। सीमा को लग रहा था कि मुझे इस तरह का फीलिंग क्यों हो रहा है, मुझे सांस लेने में परेशानी क्यों हो रही है, या फिर मेरे आँखों में जलन क्यों हो रहा है, गांव में तो ऐसा नहीं होता था। तो उसके पिताजी ने क्या कहा, प्रदूषण के कारण होता है, जो कई तरह का है और कई कारणों से होता है। किसके वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम, नाक में जलन, आँखों में जलन, ये क्यों हो रहा था, प्रदूषण के कारण हो रहा था। अब प्रदूषण कई तरह के होते हैं। अब मैं तुम्हें प्रदूषण के बारे में बताता हूँ। अब क्या है, अब पिताजी प्रदूषण के बारे में बताएंगे। तो क्या बताते हैं देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वायु प्रदूषण। अब देखिए, सबसे पहले है वायु प्रदूषण। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है
तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी से टकरा के वापस जा रही होती हैं तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो उन कणों को रोक लेती है और पृथ्वी से जो विकिरण होता है, जो सूर्य की किरणें आके टकरा के वापस जाती हैं, उस जाने के क्रम में कल कारखानों फैक्ट्रियों के द्वारा निकले धूल कण वो उन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लग के जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उन सूक्ष्म कणों को भी अवशोषित कर लेते हैं, जिस वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे लिए हानिकारक होता है। उसको क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण देखिए, वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है। अब सीमा के पिताजी क्या कह रहे हैं कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि किसको बोलते हैं? जो हम आवाज़ सुनते हैं तो हम आप कितना भी जोर से बोल लें उससे आपको सुनने में परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब आप बहुत ज़ोर से कोई माइक बजता है, डीजे बजता है या ज़ोर से कोई कल कारखाना चलता है या फिर बड़े बड़े गाड़ियों का इंजन चलता है तो उससे जो आवाज़ें आती है वो आवाज़ें हमको असहनीय होती है, हमारे मस्तिष्क को अनियंत्रित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? वो वायु प्रदूषण कहलाता है। सीमा ने पिताजी से कहा, पिताजी क्या हम पैदल नहीं चल सकते? पिताजी ने कहा, धूप अधिक तेज है, ऐसे में पैदल चलना मुश्किल होगा, हम आगे जाकर ऑटो रिक्शा छोड़ देंगे फिर पैदल चलेंगे। सीमा अब उस ऑटो रिक्शा से चलने के लिए तैयार नहीं थी, वो पैदल चलना चाहती थी, यानी उस धुएं से और उस शोर से वो परेशान हो चुकी थी जो शहरों में आए दिन देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है? हर एक चीज़ को मापने का एक मात्रक है, उसी में से ध्वनि को नापने के लिए जो मात्रक है उसको क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। तो 80 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है उसको हमारी कान सही तरह से सुन पाने में सक्षम होता है, लेकिन उससे अधिक की ध्वनि जब हमारे कान को मिलता है तो हमारे कान के जो पर्दे हैं वो कांपने लगते हैं और उससे अधिक अगर मिले तो वो फट भी जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क को परेशानी होने लगती है। तो उस तरह के जितने भी साउंड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। सीमा बोली, पिताजी यहाँ पेड़ तो कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े मकान ही दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे देखो सब व्यस्त है, सब जाने कहाँ भागे जा रहे हैं। सीमा क्या कहती है कि सीमा तो गांव में बहुत सारे पेड़ पौधों को देखी है, लेकिन शहरों में क्या है कि कभी कभी कहीं कहीं किस रोड के किनारे या फिर पार्क में जाके कुछ पेड़ पौधे हैं, उसके बाद तो सिर्फ मकान ही मकान है और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही व्यस्त हैं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने काम से सिर्फ रास्ते पर इधर से उधर हो रहे हैं। पिताजी ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। वे उसे गंगा नदी के किनारे अंटा घाट ले गए। नज़दीक जाने पर सीमा ने देखा नदी का पानी काफ़ी गंदा था। किसका? गंगा नदी का पानी काफ़ी गंदा था। कुछ लोग वहाँ साबुन से कपड़े धो रहे थे तो कुछ स्नान कर रहे थे। पास में ही एक गंदा नाला भी गंगा में गिर रहा था, जिसके मुहाने पर पानी बहुत गंदा था। उससे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने तो सुना था कि हम गंगा जल पीते हैं। ये आगे के अध्याय में है, चैप्टर में, लेकिन इसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके पिताजी उसको कहाँ ले गए? अंटा घाट ले गए और वहाँ से उसको गंगा को दीदार कराया गया, दर्शन कराया गया। तो
तो उसने क्या देखा कि गंगा के किनारे में कुछ लोग साबुन से कपड़े धो रहे हैं, तो कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, और उसी के बगल में शहर से गंदा नाला जो आया है वो भी उसी गंगा में प्रवाहित हो रही है, और उस जगह का पानी बहुत गंदा है। लेकिन उसने तो सुना है कि गंगा जल बहुत शुद्ध होता है, पीते हैं। वो कहती है कि गंगा जल को पिया जाता है, इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता, लेकिन यह पानी तो बहुत गंदा है, इतनी गंदगी कहाँ से आती है। अब वो इस गंदगी के लिए परेशान थी कि इतनी गंदगी कहाँ से आती है। तो अब देखिए, अब जल प्रदूषण आ गया। ये जो अभी प्रदूषण पढ़ रहे थे, जल के बारे में पढ़ रहे थे, ये क्या था? ये जल का प्रदूषण था। इससे पहले हम लोगों ने ध्वनि के प्रदूषण को पढ़ा, जल के प्रदूषण को पढ़ेंगे। तो जल प्रदूषित कैसे हो रहा है? देखिए, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक ना रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण कैसे हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से, बहुत सारे गैसों की उपस्थिति से, कल कारखानों के द्वारा धुआं निकलना, या फिर टायरों का जलना, प्लास्टिक का जलना, या कारखानों में बहुत सारे तरह के केमिकल का यूज़ करना, उसके धुआं, उसके गैस से हमारा वायु प्रदूषित हो गया। बहुत अधिक हाई साउंड पे स्पीकर का बजना, गाड़ियों के हॉर्न का बजना, या फिर ये जो रेडियो तरंगें छोड़ी जाती है, हम आप जो मोबाइल पे बात करते हैं तो उसमें जो तरंगें छोड़ी जाती है वो भी नुकसानदेह होता है। तो वो हो गया ध्वनि प्रदूषण। अब आया है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का क्या मतलब हुआ कि के स्वाभाविक यानी जल का जो वास्तविक रूप है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ का मिल जाना जिससे उसका रूप बदल जाए और वो नुकसानदायक हो जाए, वो पीने लायक नहीं रह जाए। तो ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? जल का प्रदूषण। जैसे कि आप घरों में नालियों से निकलने वाला जो पानी होता है उसको आप पी नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो गया? वो प्रदूषित जल हो गया। तो जल प्रदूषण उसको कहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा घरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी नालों से होता हुआ नदी में आ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा भी नालियों से होता हुआ नदी में ही गिर रहा है, जिसके कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया। क्या हो रहा है कि हर एक बड़े बड़े शहरों से और बड़े बड़े कल कारखानों से जो गंदगी छोड़ी जाती है वो आके नदी में ही गिरता है, क्योंकि उस गंदगी को कहीं रखने का जगह नहीं है। तो उसको क्या किया जाता है? उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और नदी में प्रवाहित होने से नदी का पानी जो है वो क्या होता है? गंदा हो जाता है। अब तो इसमें इतनी गंदगी है कि इससे पीना तो दूर, स्नान करने में भी हम परेशानी महसूस कर रहे हैं। ये सीमा ने कहा। सीमा को बड़ा दुख हुआ। उसे दादी की बताई सारी बातें याद आ रही थी जो उन्होंने उसे गंगा नदी के बारे में बताया था। दादी ने सीमा को हो सकता है बताया हो कि गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है, गंगा में स्नान करने से मन शांत हो जाता है, गंगा का पानी स्वच्छ होता है, गंगा के जल से हम पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन वो तो वहाँ गंगा के नदी पानी में गंदगी ही गंदगी देख रही है, तो उसको बड़ा ही आश्चर्य लग रहा होगा। लौटते समय सीमा को सड़क पर फैले नाली के पानी से होकर जाना पड़ा। अब जब शहर में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे कि आपको सड़कों पे पानी मिल जाएगा गर्मियों के समय में। वो क्या होता है? शहरों का नाली जाम होने के कारण सड़कों पर पानी बह रहा होता है। उसने पूछा, पिताजी यहाँ इतना पानी कहाँ से आया? वर्षा तो हुई नहीं है। पिताजी ने कहा, यह नाली का गंदा पानी है जो नाली के जाम होने के कारण सड़क पर बह रहे हैं। पूछा, क्या यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती? पिताजी ने समझाया, बेटा सफाई तो होती है, लेकिन हम पॉलीथीन का प्रयोग कर उसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जो हवा द्वारा उड़कर नाली में पहुंचकर उसे जाम कर देते हैं। सीमा ने कहा, पता नहीं इतनी दिक्कत के बाद भी लोग पॉलीथीन का उपयोग क्यों करते हैं।
सीमा ने जब पूछा अपने पिताजी से कि ये नालियों का पानी सड़कों पे क्यों है, तो सीमा के पिताजी ने क्या बताया कि नाली की सफाई तो होती है, लेकिन हम आप जो पॉलीथीन का बेपरवाह यूज कर रहे हैं, इतना सारा पॉलीथीन का यूज हो रहा है बिस्किट में, कुरकुरे में, चिप्स में, और भी बहुत सारा सब्जी वब्जी, चीनी, दाल, जो कुछ भी आप खरीदते हैं तो पॉलीथीन में खरीद लेते हैं और पॉलीथीन को यूं ही फेंक देते हैं और वो नालियों में जाके नालों के संकरे रास्तों में फंस जाते हैं और उसके बाद वो जाम हो जाते हैं और फिर पानी जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये डॉल्फिन है और इसी को संरक्षित किया गया है। आगे देखिए पिताजी क्या कहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा यहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम है, ईंट एवं पत्थर से बने मकान भी अधिक हैं, गाड़ियाँ भी बहुत अधिक चलती हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रहे हैं, बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहे हैं, इससे पर्यावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो रहा है। जानती हो, इन सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्या कहा? सीमा ने जब पूछा कि यहाँ इतनी गर्मी क्यों है पिताजी, तो उसके पिताजी ने क्या बताया कि ईंट और पत्थर के घर बहुत अधिक बने हुए हैं, गाड़ियाँ चलती है तो गाड़ियों के जो इंजन हैं वो स्टार्ट होते हैं और उनके इंजन में तो आग लग रही होती है तभी वो इंजन चलता है। साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो कितना गर्म होता है, आपको कभी एहसास हुआ होगा तो समझ में आया होगा। या फिर बड़ी गाड़ियाँ जब आपके बगल से पार करती हैं तो उसके इंजन की गर्माहट आपको फील होता है। वो बहुत सारी गाड़ियाँ उस वातावरण में हैं और वातावरण में वायुमंडल है और वो वायु उन गाड़ियों के इंजन से और साइलेंसर से टकरा के गर्म हो रही है और मकान भी गर्म हो रहा है, ईंट और सीमेंट के मकान हैं वो भी गर्म हो रहा है। तो इन सब के कारण वातावरण गर्म हो रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। उसके पिताजी ने ये सीमा को बताया। सीमा ने आश्चर्य से पूछा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अब उसके पिताजी क्या बताते हैं? पिताजी ने बताया, बढ़ते उद्योग धंधों के कारण चिमनियाँ दिन रात धुआं उगल रही है, यातायात के साधन फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ रही है, फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। यह समस्या पूरे विश्व में है, इसलिए इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि कल कारखाने के से निकलने वाला धुआं और सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी से टकरा के वापस जाती हैं तो जाते समय वो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसे अपने में समाहित कर लेता है। उस विकिरण के साथ जो कुछ धूल कण होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में जाके समाहित हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ का तापमान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सीमा ने सोचते हुए कहा, इसके लिए तो पूरी तरह हम लोग ही जवाबदेह हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, दुख तो इस बात की है कि हम अब भी सावधान नहीं हुए हैं। उन्होंने दूर लगे होर्डिंग की ओर इशारा कर कहा, पढ़ो तो उस पर क्या लिखा है। पिताजी ने क्या समझाया? सीमा ने जब कहा कि इतने सारी समस्याओं के बाद भी हम लोग अपने स्वार्थवश इन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो पिताजी ने कहा कि दुख तो इसी बात का है कि हम अभी भी सावधान नहीं हुए हैं, अभी भी हम सतर्क नहीं हुए हैं और हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम इसका नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहा? होर्डिंग, दूर लगे होर्डिंग को पढ़ने के लिए कह रहा है। होर्डिंग किसको क्या होता है? होर्डिंग कहते हैं जब आप शहर जाते हैं तो शहर जाने के क्रम में सड़क के किनारे आपको लोहे का स्टैंड का बना हुआ आपको मिलता है और उसमें कुछ कुछ लिखा होता है, उसी को बोलते हैं होल्डिंग। अब देखिए इस होल्डिंग में क्या लिखा है, सीमा ने पढ़कर सुनाया। क्या है? शिव समान विष पीते बन
कामधेनु सा देते धन, वृक्षों का भरमार, खुशियां अपार। क्या लिखा है उस होल्डिंग में? जिस तरह भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद जो विष और अमृत निकला था उसमें से उन्होंने विष को पी लिया था, उसी तरह कह रहा है कि शिव समान विष पीते वन। ये जो वन, जो जंगल है, वो क्या करते हैं, ये कल कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को वो छोड़ती है। ये पौधे का काम है। तो शिव के समान वो विष को पीती है। कामधेनु सा देते धन, कामधेनु कहते हैं ऐसे गायों को, कामधेनु गाय कहा जाता था, या कामधेनु कहने का मतलब है कि वो आपको जिस तरह की आवश्यकता है वो आपको वो चीज़ दे दे, उसको आप कामधेनु कहेंगे। तो कामधेनु सा देते धन, धन क्या देते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें लकड़ियाँ देते हैं, या फिर वो हमें शुद्ध वायु देते हैं। जंगलों में बहुत सारे जीव प्राणी भी रहते हैं, तो वो हमें इन सब का फायदा देती हैं। वृक्षों की भरमार मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो क्या होगा, खुशियां अपार मतलब आपका वायुमंडल, आपका पर्यावरण स्वच्छ होगा तो आप बीमार कम होंगे, तो खुशियां अपार होगी। ये कहने का मतलब हो गया। सीमा को होर्डिंग पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। इस तरह के होर्डिंग को आप भी पढ़ेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। उसने कहा, पिताजी इस पर तो बड़ी अच्छी बातें लिखी है। अब उसका ध्यान सड़क पर लगे एक होर्डिंग पर गया, एक और दूसरे होर्डिंग पर उसका ध्यान गया, वह उसे पढ़ने लगी। अब देखिए उसमें क्या लिखा है, पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल। मतलब अगर हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। स्वच्छ नदी, वृक्ष हरे भरे हों, जनजीवन खुशहाल। नदी अगर स्वच्छ होगा, वृक्ष हरे भरे हों, यानी आप जहाँ रहते हैं अपने चारों ओर वृक्ष को लगाएं, तो जीवन जो है, जनजीवन मतलब लोगों का जो जीवन है वो खुशहाल होगा। पुण्य सलीला मतलब पुण्य के तरह पूजनीय जो है, भागीरथी मतलब भागीरथ नदी जो है में मानव कुछ मत डाल। इस मनुष्य को कह रहा है कि इस तरह के पुण्य सलीके भगीरथी नदी में या गंगा नदी में या और भी किसी नदी में जल में कुछ मत डाल। सीमा सोच में पड़ गई, इतनी अच्छी बात पढ़कर भी लोगों पर असर क्यों नहीं होता। लोग हैं थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना जीवन खुद खतरे में डाल रहे हैं। उसने पिताजी से पूछा, क्या जैसा लिखा है हम वैसा नहीं कर सकते? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, बस हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, खूब वृक्ष लगाने होंगे, वाहनों का प्रयोग कम करना होगा, साइकिल चलाने एवं पैदल चलने की आदत डालनी होगी, नालियों का गंदा पानी नदी में ना जाए, इसके लिए सोखता गड्ढा बनवाना होगा। क्या करना होगा, नालियों का गंदा पानी नदियों में ना जाए, इसके लिए हमको अपने घर के नालियों से निकलने वाले पानी का एक गड्ढा बना के उसमें पानी को संग्रहित करने का व्यवस्था करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसमें पानी जाके वो धीरे 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 बैठ जाएगा और फिर स्वच्छ पानी बह के नदियों में चला जाएगा या फिर ज़मीन में चला जाएगा। पुख्ता गड्ढा क्या है भाई? गंदा पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया हो ताकि पानी जमीन के अंदर तक चला जाए एवं गंदा पानी जहां तहां नहीं बिखरे। किस तरह से बनाया जाता है ये सोखता गड्ढा? मतलब रेत ईंट इस सब से भर के गड्ढे को भरा जाता है और उसमें जब गंदा पानी जाता है तो धीरे धीरे पानी स्वच्छ पानी बैठ जाता है और ये रेत यानी बालू और ईंट में वो गंदगी फंस के रह जाता है और स्वच्छ पानी नीचे ज़मीन में चला जाता है। सीमा ने कहा, पिताजी हमारे घर का पानी भी तो बगल के तालाब में जाकर मिलता है, तब तो हम भी पानी को गंदा कर रहे हैं, हमें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी
ने भी सहमति जताई। सीमा ने क्या कहा कि हमारे घर के पानी भी तो तालाब में चले जाते हैं, तो हम भी तो पानी को गंदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना होगा, संभालना होगा, तभी तो दूसरे संभलेंगे, सुधरेंगे। घर लौटते समय सीमा के दिमाग में यही बातें गूंज रही थी कि हमने जाने अनजाने इस प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब ये एक फिगर आप देख पा रहे हैं, आपके बुक में होगा कि किस तरह से तालाब में मतलब मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं, बत्तख हैं, बोगला है, मछली है, बैंग है, कीड़े मकोड़े सभी रहते हैं एक ही तालाब में और एक दूसरे के पूरक हैं। इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने इन चीज़ों का अध्ययन किया है। देखिए, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है, यह कैसे ठीक होगा। उसने सोचा और प्रण किया कि अब वो क्या प्रण किया है कि मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगी। आपके आसपास में भी अगर ज़मीन है वो खाली है तो आप उसमें पेड़ पौधे लगाएं। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगी। उसने प्रण क्या लिया कि मैं अब पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगी। मैं जहां तक संभव होगा खनिज तेल चलित वाहनों का प्रयोग कम करूंगी। यानी जिन वाहनों में तेल जलता है उसका वो अब उपयोग कम करेगी। अब जो आवश्यक होगा वो तो उसको करना ही होगा, लेकिन बेवजह का वो गाड़ियों का उपयोग नहीं करेगी। मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूंगी। गंदा पानी जो है, जो घर से निकलता है, उसका वो निपटारा उचित तरीके से करेगी। मैं जल का संरक्षण करूंगी तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगी। वो जल को क्या करेगी? संरक्षित करेगी, यानी जल को गंदा होने से वो बचाएगी और इसके लिए वो दूसरे को भी प्रेरित करेगी। अगर आप इसके इस विचार से आप भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, आप भी पॉलीथीन का उपयोग करना छोड़ दें। जब भी कुछ सामान खरीदने जाएं तो घर से झोला थैला लेके जाएं और उसी में खरीदें। जहां तक संभव हो बेवजह के गाड़ियों को ना चलाएं। अभी हमारे आपके समाज में बेवजह का मोटरसाइकिल को चलाया जाता है जिसमें ईंधन जलता है और वो हमें नुकसान पहुंचाता है। हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। पानी को गंदा होने से हम बचा सकते हैं और इस तरह से जल को भी हम संरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए, क्या हम सब सीमा जैसे करेंगे? अब रामू की बुद्धिमानी से संबंधित कुछ थोड़ा सा पाठ है, इसको भी पढ़ लेना, जान लेना जरूरी है। अब देखिए क्या है, गोविंदपुर गांव के तालाब में गंदगी थी। गोविंदपुर नाम का कोई गांव है, वहां के तालाब में गंदगी थी जिस कारण मच्छर भी खूब थे। गंदे पानी में, अस्थिर पानी में मच्छर अपने अंडे को, लार्वा को देते हैं और वहीं से फिर मच्छर तैयार होते हैं। रामू ने सुना था कि अगर इसमें मछलियां पाल दी जाए तो मच्छरों की संख्या कम होगी ही, पानी भी साफ हो जाएगा। मगर अगर इस तालाब में मछलियों को डाल दिया जाए तो मछलियां जो हैं वो मच्छर के लार्वा को तो खा ही जाएगी और साथ ही साथ पानी को स्वच्छ भी बना देगी और मछलियां भी पल जाएगी। उसने यह बात गांव वाले को बताई। उसने बताया कि मछलियों के यह गुण हैं कि वे मच्छरों के लार्वा को खाने के साथ साथ पानी की गंदगी को भी दूर करता है। गांव को उसकी बात अटपटी लगी। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नज़दीक के मत्स्य पालन केंद्र जाकर छोटी मछली लेकर आया तथा उसे तालाब में डाल दी। क्या किया? गोविंदपुर गांव में उन्होंने क्या किया, लोगों को कहा, लेकिन लोगों ने उसकी बात को अटपटे ढंग से लिया। तो वो बगल के बाजार से जाके, मत्स्य पालन केंद्र से जाके उन्होंने कुछ मछलियों को लाके और तालाब में डाल दिया। कुछ दिनों में ही परिणाम सामने आया। मच्छर तो कम हुए ही, जल भी पहले से साफ था। अब तालाब के आसपास पंछियां का झुंड भी नजर आने लगा था। जब तालाब में मछलियां होंगी तो स्वाभाविक है कि बगुले और बत्तख और भी दूसरे पक्षी उन मछलियों को खाने आएंगे और फिर बैंग भी होंगे, कीड़े मकोड़े भी होंगे, उनको खाने आएंगे। तो प्रकृति का यही तो काम है। साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थी। फिर क्या था, गांव के सब लोगों ने अन्य तालाबों में भी मछलियां पाली।
आज रामू की बुद्धिमानी पर सभी खुश हैं। सभी ने रामू की बुद्धि को सराहा। तब रामू ने कहा, आप इन तालाबों में सिंघाड़ा और मखाना की खेती कर और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मछलियां तो आप पाल ही लिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अब इन तालाबों में सिंघाड़ा और मखाना की भी खेती कर सकते हैं और उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये पाठ यहाँ पे कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस पाठ को समझ पाए होंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर को आप करेंगे। तो आज हम यहीं पे लेते हैं विदा, लेकिन जाते जाते आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर इस 7 क्लास का इंग्लिश बिहार बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप अपने YouTube के सर्च बार में इस नाम को टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे और वहाँ से जाके ग्रामर और ट्रांसलेशन के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसको देखें और सीखें और आगे बढ़ें। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में।